प्रकाशज्जपारत्क रत्न प्रसून प्रवाल प्रभातारुण। आज गणेश चतुर्थी है, तो कार्यक्रम के प्रथम प्रभाग आज के पंचांग में कर लेते हैं। इसी को पुष्ट और जान लेते हैं पंचांग। पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि बुधवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। यह संसार है, भवसागर है। इससे पार जाने के लिए किस नौका की आवश्यकता है, क्या आप इसे जानते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है हमारा आज का सुभाषित। तो आइए पहले संस्कृत सुभाषित सुन लेते हैं और उसके साथ साथ अधिगम के लिए इसके हिंदी एवं अंग्रेजी भावानुवादों को भी जान लेते हैं। संसाराम्बुनिधावस्मिन् वासनाम्बुपरिप्लुते ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णा पंडिताः परे। वासना रूपी जल से परिपूर्ण इस संसार सागर में जो प्रज्ञा रूपी नौका पर बैठते हैं वे विद्वान पार पहुंच जाते हैं। Those learned people who board the boat of wisdom in this ocean of the world, filled with the waters of desires, reach the other side. भारत त्योहारों, उत्सवों और पर्वों का देश है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह देश सभी को एकता का संदेश देता हुआ सभी के मन में सौहार्द की भावना को स्थापित करता है। इसी क्रम में बड़े स्तर पर मनाए जाने वाला त्योहार है गणेश चतुर्थी, जो भारत के विभिन्न प्रांतों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मनाए जाने वाला गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं गणेश चतुर्थी पर आधारित यह रिपोर्ट। के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। लंबोदर 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 लंबोदर। विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है भारत। आध्यात्मिक पक्ष से भारत को कई पवित्र उत्सवों का भी देश कहा जाता है। यहाँ हर साल विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक उत्सव और सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से लोग परस्पर रूप से एकता, प्रसन्नता और सद्भाव की भावना प्रकट करते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक है। इन्हीं पवित्र पर्वों में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला यह महत्वपूर्ण त्योहार भारत के विभिन्न भागों में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव नवारंभ, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने का भी प्रतीक है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इस प्रमुख अवसर पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है और इस प्रतिमा का 9 दिनों तक विधि विधान से पूजन किया जाता है। पूजन के उपरांत प्रतिमा को विसर्जित करने की विधि भी परंपरा स्वरूप चलती आई है। माना जाता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत श्री गणेश जी को सुनाया था और 10 दिनों तक लगातार सुनाते रहे।
जब 10 दिन बाद वेदव्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश जी का शरीर का ताप बढ़ा हुआ है। तब गणेश जी के शरीर की शीतलता के लिए उन्हें जल में विसर्जित किया गया। तभी से गणेश विसर्जन की प्रथा चली आ रही है। ऐतिहासिक पक्ष से यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत लोकमान्य राष्ट्रवादी शिक्षक, स्वतंत्र कार्यकर्ता और दार्शनिक बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा सार्वजनिक सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों को एकजुट करना था। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का उत्सव पहले एक पारिवारिक और सामाजिक परंपरा थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से यह महाराष्ट्र में एक शक्तिशाली सार्वजनिक उत्सव और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक भी बन गया। वहीं लाल बागचा राजा मुंबई का एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेश मंडल है, जो मुंबई के परेल इलाके में स्थित है। इसे नवसाचा गणपति या मन्नत का राजा भी कहते हैं। कहा जाता है इनके दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह धार्मिक पर्व न केवल आध्यात्मिक रूप से लोगों को संबल प्रदान करता है, बल्कि इस त्योहार के माध्यम से लोगों में परस्पर एकता और सद्भावना जागृत होती है। यह पर्व नए आरंभ, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास का भी द्योतक है। कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए पूजे जाने वाले श्री गणेश की वंदना करता हुआ प्रत्येक भारतीय आह्लादित होता हुआ परस्पर रूप से एक दूसरे के कल्याण को चाहता हुआ नवीन मार्ग को प्रशस्त करता है। धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट, निधि तिवारी, डीडी न्यूज। और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। लंबोदर लंबोदर। भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में गणेश चतुर्थी संबद्ध सामान्य समस्या है। दांत का संक्रमण होने पर क्या करें और कैसे इसके संक्रमण से बचाव कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। बरसात के मौसम में त्वचा में कई तरह की समस्याएं होने की संभावना रहती है। दाद एक फंगल संक्रमण है जो त्वचा की ऊपरी परत पर विकसित होता है। दाद अक्सर संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ सीधे त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से फैल सकता है। दाद तब होता है जब टिनिया नामक एक प्रकार का फंगस त्वचा पर बढ़ता है और उसको प्रभावित करने लगता है। दाद या टीनिया फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो मॉनसून्स में और बढ़ जाती है। ये बॉडी के फोल्ड्स में होती है, जैसे कि बगल में, पेशाब के जगह के आसपास, ग्रोइन में, आपके वेस्ट पैंट पे जहाँ पे आप पेटीकोट बांधते हैं, और ये हाथों में, पैरों की उंगलियों के बीच में, चेहरे पे, दाढ़ी में और बालों में भी, सर में भी हो सकती है। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि दाद की तरह प्रेजेंट करती है, रिंगवर्म की तरह। तो इसके जो निशान होते हैं वो लाल निशान होते हैं, खुजली वाले निशान होते हैं, जो बीच में से साफ होते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत परेशानी होती है मरीजों को, बहुत खुजली करते हैं। कई कारक हैं जो दाद के खतरे को बढ़ाते हैं। अधिक गर्म और आर्द्रता से भरा मौसम, सार्वजनिक स्विमिंग पूल या शावर का उपयोग करना, तौलिए या कपड़े बिना धोए साझा करना, मोजे और जूते पहनने से पहले अपने पैरों को ना सुखाना, अधिक मोटापा, ऐसे कपड़े पहनना जो त्वचा को रगड़ सकते हैं, सिंथेटिक या तंग कपड़े पहनना और मधुमेह रोग, इन सभी कारकों से दाद होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अंदर अगर आप बाय चांस बाहर से कोई ओवर द काउंटर प्रिपरेशन लगा लें जिसके अंदर की स्टेरॉइड है, तो इससे ये दाद की खुजली तो आपकी कम हो जाएगी, लेकिन ये अंदर ही अंदर दाद पनपता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है आप ओवर द काउंटर ट्यूब्स इसके ऊपर ऐसे नहीं लगाएं, नहीं तो दाद ठीक करना और मुश्किल हो जाता है और दाद और ज़्यादा फैल जाता है।
ये क्योंकि एक फंगल इन्फेक्शन है, ये बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो पूरा इलाज नहीं कर पाते, पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते और उनका दाद महीनों महीनों सालों सालों चलता रहता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। अगर आपको दाद है तो आप एक त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे और प्रॉपर इलाज करेंगे और तब तक इलाज करेंगे जब तक दाद बिल्कुल ठीक ना हो जाए। दाद एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। दाद पैदा करने वाला फंगस गर्म और नम क्षेत्रों में पनपता है। दाद होने की संभावना तब अधिक होती है जब शरीर का कोई भाग अक्सर गीला रहता है। दाद का संक्रमण अधिक गंभीर होने पर लंबे समय तक दवा लेने की आवश्यकता हो सकती है। जो आपने जनरल प्रिकॉशंस लेनी है दाद के लिए वो ये है कि आपने अपने शरीर को साफ रखना है, सूखा रखना है और सूती कपड़े पहनने हैं। डेनिम जीन्स आपने बिल्कुल नहीं पहननी है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि वो मोटे कपड़े का होता है, उससे पानी पसीना बाहर नहीं बहता, जिसके कारण उमस बनी रहती है और दाद पनपता रहता है। इलाज आपने तब तक नहीं छोड़ना जब तक दाद पूरी तरह ठीक ना हो जाए। बिल्कुल ठीक हो जाने के 2 हफ्ता फालतू खाने वाली दवाई और कम से कम महीना फालतू लगाने वाली दवाई को करते रहना है। यदि आपकी त्वचा पर दाने या छाले हैं जो 2 सप्ताह के भीतर ठीक नहीं हो रहे, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें और ये जान लें कि कहीं यह समस्या दाद तो नहीं है। सही इलाज द्वारा दाद की समस्या को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, उचित कपड़े पहने और सावधानी बरतें, जिससे दाद के संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सुप्रभातम कार्यक्रम में अब बात योग की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। विराम के बाद पुनरपि स्वागत सुप्रभातम कार्यक्रम में। अहम अहमिका के इस युग में चेहरे की प्रधानता तो है ही। मैं दूसरे से अधिक सुंदर और आकर्षक लगूं, यह प्रायः हर व्यक्ति की इच्छा होती है। रूप सज्जा प्रसाधन आदि के माध्यम से यह हो भी जाता है, पर अंदर की ऊर्जा में कमी होने के कारण जो चेहरे की प्राकृतिक कांति है वह चेहरे पर नहीं आ पाती। आज योग प्रभाग में कुछ ऐसे ही आसन सीखेंगे जो चेहरे की मांसपेशियों को सक्रिय करने और मुख को कांतिमय बनाने में उपयोगी है। अननम योग, योगेंद्र अननम योग। इसमें हम अपने जॉ की कुछ एक्सरसाइज सीख रहे हैं। ये जॉ की एक्सरसाइज हमारे चेहरे के बाहर और अंदर की मांसपेशियों को लचीला बनाए रखेंगी, असमय आने वाली झुर्रियों को रोककर रखेंगी। ध्यान से देखें। चेहरे को सामने रखते हुए बड़ा सा मुंह खोलेंगे और अपने जॉ को आगे पीछे चलाएंगे। देखिए किस तरह। इसे 5 से 10 बार कीजिएगा। दूसरी हम जानकारी समझेंगे कि इसी को हम ऊपर चेहरा करके किस तरह करेंगे और देखिएगा कितना अच्छा खिंचाव मिलेगा। यहाँ पर चेहरे को बड़ा खोलेंगे नहीं, जॉ को बंद करके रखेंगे। देखिए, इसे भी 5 से 10 बार कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगली क्रिया हम समझेंगे। इसे ऊपर गर्दन करने के साथ हम साइड में देखेंगे और यही जॉ को आगे पीछे करेंगे। देखिए किस तरह से।
और यही दूसरी तरफ भी कर लीजिएगा। और एक क्रिया हम समझेंगे, इसमें हम सामने ही देखेंगे, मुंह को खोलेंगे बड़ा सा और जॉ को साइड बाय साइड चलाएंगे। इस तरह से जब अपने जॉ को बहुत अच्छे से मूव रखेंगे तो मांसपेशियां लचीली रहेंगी और ये जो डबल चिन आ जाती है ना, वो भी नहीं आएगी। आगे हम जानते हैं इसी के और प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी चमड़ी बाहर की दुनिया का झटके लेते ही रहती है। बाहर पोल्यूशन रहा है, चमड़ी पर असर पड़ता है, धूल चमड़ी पर असर पड़ता है और इसीलिए इस चमड़ी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन केयर में सबसे मेन है ओट यानी जव को बारीक बना लें, उसका पाउडर बना लें और उसमें दही 1 चम्मच डालकर उसका पेस्ट बनाकर वो हमारी चमड़ी पर लगाएं। वो बहुत ही सही रहेगा और वो सूखने के बाद में उसको रब करें तो वो चमड़ी को और डेड स्किन को निकाल देगा और चमड़ी को तरोताज़ा करेगा। सर्कुलेशन तो अच्छा होगा ही, चमकदार चमड़ी हो जाएगी। दूसरी बात है बादाम का तेल। बादाम का तेल लेकर गुनगुना हो तो और भी अच्छा है। फेस पर और स्किन पर लगाना, जो भी खुले भाग है उस पर लगाना, वो फ़ायदा करेगा क्योंकि हाइड्रेशन चमड़ी का बहुत ही ज़रूरी है। ड्राई चमड़ी पर गलत चीज़ों का असर पड़ता ही है, क्रैक्स और चॉप्स हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें हमें करनी है और रोज़ करनी है, इससे बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। नमस्कार। योग प्रभाग के अनंतर संस्कृत पाठशाला प्रभाग के क्रम में आइए देख लेते हैं कि हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज किस शब्द से संबंधित अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाकर शुद्ध शब्द के प्रयोग के बारे में हमें जागरूक कर रहे हैं। नमोस्तु सर्वेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाम्। अहमस्मि भवत्सम्मुखम् उपस्थितः नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सिंचन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सिच धातु से ल्युट प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सेचन या सेचनम का, न कि सिंचनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सिंचन इस शब्द का इतना प्रयोग बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह सिंचन या सिंचनम जैसे प्रयोग ही शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सिंचन या सिंचनम का प्रयोग और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सेचन या सेचनम यह है शुद्ध स्वरूप, यह हम बताया करें तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सिंचन शब्द से ही मिलता जुलता शब्द हमें प्राप्त होता है संस्कृत वाङ्मय में, और वह है सिंचन। पर यह शब्द ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं अपितु शत्र प्रत्यय के साथ अर्थात अर्ध नकार के साथ निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेचन करता हुआ। तो सिंचन और सेचन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सिंचन और सिंचन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में आप, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सिंचित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सिक्त ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखा जाए तो अवश्य ही सिंचित का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सेचित यह यथा कथनचित सिंचित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सिक्त या तथाकथित सिंचित और सेचित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान एतदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि अच्छी फसलों के लिए खेतों में सेचन अर्थात जल देना अनिवार्य होता है। इसे संस्कृत में हम कहेंगे सम्यक सस्यानां कृते क्षेत्रेषु सेचनम अनिवार्यम भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सिंचन नहीं सेचन ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सिंचन और सेचन का जो उसके बीच का जो तात्विक अंतर होता है वह क्या होता है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। यह खेत जल से सिक्त अर्थात भीगा है। इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् क्षेत्रम जलेन सिक्तमस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सिंचित नहीं सिक्त ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। खेत को सींचता हुआ जो किसान है वह श्रमिक भी है। इसे संस्कृत में कहेंगे क्षेत्रम सिंचन यह कृषकः अस्ति असौ श्रमिकः अपि अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सिंचन नहीं सेचन है शुद्ध शब्द। ऐसे ही सिंचित नहीं सिक्त है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सिंचित और सेचित इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। इति सविनयम निवेदयन नौमि शुद्ध प्रयोक्तारम संस्कृत वृंदम। और संस्कृत पाठशाला के बाद कार्यक्रम में अब समय एक प्रेरक समाचार का। समाचार है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की सांगला घाटी में सेब उत्पादक अनुमानित पैदावार हिमाचल प्रदेश सेब की पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ के सेब पूरे देश में मशहूर हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की सांगला घाटी में सेब बागबान इस बार की पैदावार से काफी उत्साहित हैं। यहाँ के उन्नत बागबान सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं और इसीलिए इनकी खेती भी कुछ खास है। किन्नौर का सेब अनुमानित पैदावार के मामले में तीसरा स्थान है और किन्नौर के सांगला का सेब सबसे खास माना जाता है। यहाँ के बागबान नित नए प्रयास करते हैं, बागबानी की नई नई तकनीकें अपनाते हैं और आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि सेब बागबानी के क्षेत्र में सांगला घाटी पूरे किन्नौर और पूरे हिमाचल के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। सांगला के सेब बागबान मोहन प्रकाश भी उन्हीं बागबानों में से हैं जो सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं और दूसरे बागबानों को भी इस तकनीक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस बगीचे में मैं 3 किस्म का वो जमीन से तीन प्रोडक्ट लेता हूँ। आप एप्पल भी ले रहे हैं और केसर भी तैयार कर रहे हैं। और ये जिक्र प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया कि किन्नौर के लोग आपका केसर और सेब की खेती कर रहे हैं। पूरा किन्नौर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप सेब के नीचे केसर भी लगा सकते हैं और सेब के नीचे केसर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गौरतलब है कि केसर समुद्र तल के 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से किन्नौर की जलवायु केसर की खेती के लिए अनुकूल है। केसर की खेती को जिला किन्नौर में बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और CSIR के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन हो रहा है। किन्नौर की सांगला घाटी से ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इसी के साथ कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे